ठीक है जी। अब जो हमने कल जहाँ पे ख़त्म किया था टॉपिक अपना, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है अपना वैदिक हिस्ट्री में, वो है वेदांग और उपवेद। ये अनलाइक अदर पार्ट्स ये स्मृति का पार्ट है। जो हमने पहले किए थे वो श्रुति का पार्ट था। श्रुति मीन सुनकर, स्मृति मीन याद करके। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वेदांग को पढ़े बिना आप वेद नहीं पढ़ सकते हैं। आप समझ लीजिए कि मान लो आपको वेद पढ़ना है, कोई चीज़ पढ़नी है, समझनी है, सपोज़ कोई लैंग्वेज पढ़नी है, तो लैंग्वेज पढ़ने के लिए आपको डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनका पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि किसी शब्द को, किसी भी वर्ड को बोलना कैसे है, वो शब्द आया कहाँ से, उसकी रूट क्या है, उसकी ग्रामर क्या है। बिना ग्रामर के आप कोई लैंग्वेज पढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर आश्रम में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो पहले आपको कुछ रिचुअल्स का, कुछ ग्रामर का, राइट, एस्ट्रोनॉमी का, कुछ मैथमेटिक्स का, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, फोनेटिक्स का, कि आपने किसी चीज़ को बोलना कैसे है, क्योंकि बोलने सही तरीके से उच्चारण करना इसकी बहुत इम्पोर्टेंस थी। तो इन सब को कहा गया था वेदांग। जब आप ये सीख जाएंगे फिर आप लैंग्वेज सीखेंगे। जब आप लैंग्वेज सीख जाएंगे उसके बाद में फिर आप वेदों को समझ पाएंगे, उनका मतलब समझ पाएंगे, उनसे फिर क्वेश्चन पूछ पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है आपकी उस एक किस्म से शुरू होती है हायर एजुकेशन। तो पहले आएगा अपना वेदांग, वेदों के अंग। तो ये जो वेदों के अंग हैं, ये 6 हैं वेदांग, और सब लिखे हुए हैं सूत्रास की फॉर्म में। सूत्र क्या होते हैं ना, धागे कि जुड़े हुए, जैसे हम बोलते हैं, एक किस्म से मेटाफर है सूत्रास कि एक्सप्लेन किया हुआ है इनको इन द फॉर्म ऑफ प्रोज। भाई एक लाइन लगातार लिखते जा रहे हैं आप एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो अब जो शिक्षा हो, कल्प हो, व्याकरण हो, निरुक्त हो, छंद हो, ज्योतिष हो, ये सब सूत्रास की प्रोज की फॉर्म में, यानी एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। एक्सप्लेनेशन मतलब कमेंट्रीज हैं। ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं सूत्रा। तो इसको हम बोलते हैं शिक्षा सूत्र, कल्प सूत्र, व्याकरण सूत्र, निरुक्त सूत्र, छंद सूत्र, ज्योतिष सूत्र। ऐसे बुक्स लिखी होती हैं प्रोज की फॉर्म में। ठीक है, तो ये वर्स की फॉर्म में नहीं थी, प्रोज की फॉर्म में थी बेसिकली, राइट। तो अब इनका मतलब क्या है, इनसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में, कि आपको कोई 4 सूत्र लिख देंगे, चारों का आपका कोई वर्ड मीनिंग लिख देंगे कि मैच द फॉलोइंग। तो जो शिक्षा है इसमें मेंशन था फोनेटिक्स। इसमें सिखाएंगे आपको कि किसी भी वर्ड को बोलना कैसे है, बोलने का तरीका क्या है। ठीक है, फोनेटिक्स, साउंड कैसा करता है वर्ड वाला, राइट। अब है कल्प, उसके बाद कल्प सूत्र, उसमें रिचुअल्स हैं, क्योंकि वैदिक सोसाइटी में रिचुअल्स पे बहुत एम्फेसाइज किया गया है कि आपने रिचुअल परफॉर्म करने हैं। रिचुअल्स कौन से हैं? रिचुअल आपने घर में परफॉर्म करने हैं, रिचुअल आपने अपने रिलीजन के लिए परफॉर्म करने हैं, कुछ खास सेरेमनीज़ होती हैं उस टाइम रिचुअल परफॉर्म करने होते हैं, रिचुअल आपको सोसाइटी में परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो आपको हर रिचुअल का आइडिया हो। ठीक है, जितने भी हमारे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं जो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं, ये सब उन रिचुअल्स का ही रिज़ल्ट बेसिकली है। ठीक है, हम किसी को मिलते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, ये भी रिचुअल्स का पार्ट था। कोई अतिथि हमारे घर में आता है, उसको हम क्या खिलाते हैं, उसे हम कैसे उसका स्वागत करते हैं, और रिचुअल्स में आता है। जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले आप भोजन को जो है प्रणाम करते हैं, रिचुअल का पार्ट है। ठीक है, किसी खास सेरेमनी, बच्चे के पैदा होने पे, बच्चे के बड़े होने पे, बच्चे को स्कूल जाने से भेजने से पहले, ठीक है, और ये सब रिचुअल्स के पार्ट थे। ये सब सिखाए जाते थे कि आपने घर में, बाहर कैसे बिहेव करना है, आपने रिलीजियस सेरेमनीज़ कैसे परफॉर्म करनी है, आपने टीचर्स कैसे रिस्पेक्ट करनी है, राइट। ये सब रिचुअल्स चाहिए। तो ये सब किस में मेंशन थी? कल्प सूत्रास में। ठीक है, आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, किस किस टाइम पे क्या क्या चीज़ परफॉर्म करनी है आपने। रिचुअल में ये नहीं था कि आपने सिर्फ हवन यज्ञ करना है। ठीक है, तो वो हो जाए कल्प सूत्रास। फिर है व्याकरण। अब बिना ग्रामर के तो आप कुछ सीख ही नहीं सकते हैं, तो ग्रामर तो बहुत ज़रूरी है सीखना आपके लिए। तो ग्रामर अलग थी उनको समझाने के लिए, व्याकरण सूत्र हो गया। निरुक्त, यानी अब हर जो लेटर है, हर जो वर्ड है, शब्द है, उसका रूट क्या है, वो कहाँ से निकला है। अगर हम ओम भी बोल रहे हैं तो ओम में अ, ओ, म, ये सब क्या है, ये किस चीज़ से निकले हैं, ये ओम वर्ड कैसे आया, उन सब का मीनिंग क्या है।
ठीक है, वैसे ओम ही क्यों बोला गया, गोम या शोम क्यों नहीं बोला गया उस चीज़ को, राइट। तो वो सब समझाने के लिए कि रूट्स क्या हैं, किस चीज़ से आए हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है वेदांग का। फिर निरुक्तमी एटिमोलॉजी यानी रूट ऑफ द वर्ड। छंद, छंद मीन, हाँ जैसे हम इंग्लिश में कहते नहीं है, इंग्लिश में अगर आप कभी पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं कि इस वर्ड का जो रूट है वो लैटिन लैंग्वेज से आया, ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से आया, ये वर्ड फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, ठीक है भाई, इसका रूट ये है, ठीक है। छंद में मैट्रिक्स कि जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं, वर्स फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे अरेंज कैसे, लाइनों को अरेंज कैसे करते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे ऐसे होता है अरेंजमेंट, इसमें क्या रहता है, रूल्स क्या होते हैं कि एक जो आप लिख रहे हैं तो कितनी लाइंस में लिखेंगे उस चीज़ को आप, उसमें पर लाइन में कितने वर्ड्स आएंगे, तो सबके रूल्स थे ये कि ये मान लो 32 वर्ड्स का है, पूरा स्टेंजा बनेगा, एक पूरा पूरा वर्स बनेगी, मंत्र बनेगा, तो हर लाइन में कितने वर्ड्स आएंगे, तो फिर उनको बोलने का तरीका क्या रहेगा, तो आपने अरेंज कैसे करना है उसको, फिर उसको बोलते हैं हम छंद यानी मैट्रिक्स, ठीक है। कुछ छंद ऐसे बड़े आसान छंद होते हैं लोगों को समझाने के लिए कि उनको हम अगर बताएं तो वो लोगों को पढ़ के मज़ा भी आए, उनको अंडरस्टैंडिंग जल्दी हो। तो छंद काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे आसान सा तुम्हें एग्जांपल देता हूँ पंजाबी में। हमारी बाणी में कहीं पे शायद लिखा है, मुझे उसका आइडिया नहीं किस जगह पे, बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे बोलते ना कि होमे आया होमे गया, होमे खाया होमे पिया, बोलते नहीं है कि घमंड में आया घमंड में जिया, घमंड में मरा, ठीक है। अब ये सारा कुछ अगर इसको आप पढ़ते हैं तो रिदम बन जाती है, तो ये भी एक खास किस्म का छंद है, ठीक है, कि इसमें रिदम बन रही है जो आपको पढ़ने में इजी होता है, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके से चीज़ लिखी जाती है, ठीक है। अब ऐसे एक ये भी होता है कि आप बोले किसी को कि मैं गया, मैंने देखा खाली आकाश, आप बोलेंगे इसमें मतलब ही नहीं बन रहा, ये क्या तरीका, इसमें कोई आपके वर्ड जुड़ ही नहीं है कहीं पे, तो ये अलग टाइप के छंद में लिखा गया है, ठीक है। तो छंद मीन मैट्रिक्स कि आपने लाइंस को अरेंज कैसे करना है, तो वो सब समझाएंगे आपको, ठीक है। वेदांग में एक उसका सूत्र है पूरा का पूरा। देन है ज्योतिष। ज्योतिष मीन एस्ट्रोलॉजी नहीं है यहाँ पे ओनली, ज्योतिष मीन एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि अगर आपको हवन यज्ञ करने हैं, रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, तो कुछ खास दिन होंगे, तो खास दिन जो होंगे उस टाइम स्टार्स की पोजीशन क्या होगी, मून की पोजीशन क्या होगी, सन की पोजीशन क्या होगी, डिफरेंट प्लैनेट्स की पोजीशन क्या होगी, तो उसके लिए आपको जो है पूरा मैथमेटिक्स का आइडिया हो, राइट, ज्योमेट्री का आपको आइडिया हो, आपको डेज टाइम निकालने आते हो, आपको डेट निकालनी आती हो, तो वो है एस्ट्रोनॉमी। वो किस टाइम पे क्या पोजीशन रहेगी स्टार्स की वो पता हो आपको। फिर उसके बाद में आपको ये नॉलेज भी हो कि आपने जो हवन कुंड तैयार करने हैं वो किस टाइप से करने हैं, गोल करने हैं, चौरस करने हैं, कितने डीप करने हैं आपने वो, तो डिफरेंट टाइप के पर्पस के लिए डिफरेंट टाइप के पहले हवन कुंड हुआ करते थे उसमें, जिसका होता है फायर अल्टार्स, डिफरेंट शेप की हुआ करते थे पहले वो। तो उनका आइडिया कहाँ से लगेगा आपको, ज्योतिष सूत्र से, ठीक है। तो अब देखिए जो भी वैदिक संस्कृत है, जो वैदिक संस्कृत है उन सब के जो ग्रामर है, उन जो वो जो सूत्रा जो वेदांग जो उनके हैं वो जो हैं ओरिजिनल जो थे वो शायद ऑलमोस्ट सारे जो हैं डिसअपियर हो चुके हैं। इवन जो व्याकरण थी, क्योंकि उनकी व्याकरण डिफरेंट थी, वैदिक संस्कृत डिफरेंट थी। जिस संस्कृत को आजकल हम जानते हैं वो उसको हम क्लासिकल संस्कृत कहते हैं। जो पुरानी वैदिक संस्कृत थी उसकी ग्रामर डिफरेंट थी। जो आजकल संस्कृत हम क्लासिकल संस्कृत हम वर्ड यूज़ करते हैं, वो संस्कृत की ग्रामर है वो लिखी है पाणिनि ने, पाणिनि जिनकी एक बुक आई थी अष्टाध्यायी। पाणिनि नाम से बड़े कमाल के ग्रामरियन हुए, उनकी बुक थी अष्टाध्यायी, 8 अध्याय। ये आज भी यूज़ होती है ये ग्रामर, ठीक है। और इन सब वेदांग के अंदर जो बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है वो दी गई है कल्प को, यानी रिचुअल्स को, क्योंकि सोसाइटी जो थी वैदिक सोसाइटी बहुत रिचुअलिस्टिक थी, ठीक है। अब रिचुअल्स जो हैं इन्हीं से ही जो है जो कल्प सूत्रास हैं, इनसे 3 सूत्रा और निकले हैं आगे। इन पेपर में इस पे क्वेश्चन आते हैं। एक है गृह सूत्र, यानी वो
रिचुअल्स जो आपको घर में परफॉर्म करने हैं, ठीक है। दूसरा है श्रोत सूत्रास, उनको सुलभ सूत्रास भी कहते हैं, जो रिलीजियस सेरेमनीज पे जो है वो आपको परफॉर्म करने हैं। सूत्रास कौन कौन से रहते हैं। फिर है धर्म सूत्रास। सोसाइटी में जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो उस टाइम रिचुअल कौन कौन से परफॉर्म करने हैं, तो ये धर्म सूत्रास हैं। सोसाइटी में घर से बाहर निकलते हैं, बड़े बुजुर्ग मिलते हैं आपको, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, तो सबके साथ जो है आपने कौन से रिचुअल यानी किस तरह के मैनर्स, कस्टम, ट्रेडिशंस जो हैं वो फॉलो करने हैं, क्योंकि रिचुअल्स अल्टीमेटली रिपीट होते 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 वो कस्टम एंड ट्रेडिशन बन जाते हैं। और एक चीज़ और सुन लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इन्हीं धर्म सूत्र से ही बाद में कस्टमरी लॉ बने कि अगर आप सोसाइटी ये चीज़ फॉलो कर रही है तो फिर वो चीज़ रिजिड हो जाएगी कि हाँ ये ऐसा ही फंक्शन चलता रहेगा, ट्रेडिशन बन जाता है उसके बाद में। वो बाद में जब लॉ लिखे गए ब्रिटिश टाइम में प्रॉपरली, तो फिर उनको कस्टमरी लॉ कहा गया, क्योंकि लॉ अल्टीमेटली क्या है, सोसाइटी जो परफॉर्म करती है, जो सोसाइटी जिस सोसाइटी, आप देखो ना कई बार क्या होता है कि कुछ सोसाइटीज़ जो हैं कुछ कस्टम को जो है ख़राब मानती हैं, उस कस्टम को सोसाइटी अच्छा मानती हैं, वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो हर सोसाइटी के कस्टम ट्रेडिशन जो हैं उनके वहाँ के माहौल के हिसाब से डिफरेंट रहते हैं और वही बाद में लॉ बन जाता है, ठीक है। तो धर्म सूत्र से धर्मशास्त्र लिखे गए हैं, ठीक है। धर्मशास्त्रास जो हैं फिर उनको ना स्मृति बोलते हैं उनको हम धर्मशास्त्रास में। जैसे बड़ी फेमस स्मृति है मनुस्मृति, एक है याज्ञवल्क्य स्मृति। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ति तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पे देवता निवास करते हैं, यही मनुस्मृति में लिखा गया है, ठीक है। फिर है याज्ञवल्क्य, लिखते इसको YAJNYA से हैं, बोलते याज्ञवल्क्य से हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति। देखिए ये भी धर्मसूत्रा से लिखी गई है कि इसमें कस्टम ट्रेडिशंस के लॉज मेंशन है, मैरिज कैसे होनी चाहिए, ठीक है, ट्रेडिशन कस्टम कैसे होने चाहिए, आपने औरों से बात करते हुए सोसाइटी में डील कैसे करना है, दूसरे से डील कैसे करना है, ठीक है, परफेक्ट मोरालिटी एथिक्स क्या होते हैं, बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए, वो सब इसमें आएगा। बाद में वो इन्हीं से ही बाद में बने हमारे मॉडर्न लॉज बने हैं जो हमारे आजकल के हैं। मनुस्मृति कुछ हद तक रिजिड है थोड़ा सा, याज्ञवल्क्य स्मृति जो है फ्लेक्सिबल है, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने भी जो है वो मोर अटेंशन पे किया टुवर्ड्स याज्ञवल्क्य स्मृति। तो जो हमारे आजकल के मॉडर्न लॉज हैं, जो मेनली हमारे पर्सनल लॉज हैं, वो याज्ञवल्क्य स्मृति से ही इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, उनसे उन्होंने इंस्पिरेशन ली हुई है, राइट। तो ये हो गए हमारे वेदांग, ये 6 वेदांग हो गए, इंपॉर्टेंट इस पेपर में क्वेश्चन आते हैं। देन उपवेद, यानी कुछ वेदों से ही इंस्पायर होके कुछ जो लिटरेचर लिखा गया डिफरेंट, जो हमारा पोइट्री का है, सिंगिंग का है, म्यूज़िक का है, आर्ट का है, आर्किटेक्चर का है, ठीक है, डांसेस के बारे में है, वो सब चीज़ें इनसे आई, फिर उनसे इंस्पायर होके इन्हीं कोई रूट बना के। तो आयुर्वेद जो है एक उपवेद है, वो कहते हैं वो निकला है ऋग्वेद से, कुछ बुक्स में लिखा होता है अथर्ववेद, ठीक है। तो ये मैक्सिमम बुक्स में लिखा हुआ है कि यह ऋग्वेद का उपवेद है, ठीक है। धनुर्वेद, धनुर्विद्या, ठीक है, आर्ट ऑफ वारफेयर, धनुर्विद्या मतलब तीर कमान अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या जो है, तो वो आई है यजुर्वेद से। गंधर्व वेद, गंधर्व अप्सराएं, जो इंद्र का दरबार है, भगवान कहते हैं ना, भगवान इंद्र जी का दरबार जो है उनमें अप्सराएं भी हैं, उनमें गंधर्व भी हैं, देवता भी हैं। तो जैसे अप्सरा जो है होती है वैसे गंधर्व भी होते हैं। तो गंधर्व अप्सराएं जो हैं वो उनको म्यूज़िक में, ठीक है, सिंगिंग में एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो हमारी जो सिंगिंग का पूरा और ये जो म्यूज़िक वाली जो आर्ट है पूरी की पूरी, वो गंधर्व वेद में हो गया वो। तो गंधर्व वेद, अब सिंगिंग की बात है तो वो ऑब्वियसली किस वेद का होगा, वो साम वेद का उपवेद होगा, वो जिससे म्यूज़िक आएगा, सिंगिंग आएगी। देन शिल्प वेद, स्थापत्य वेद और अर्थवेद, अर्थशास्त्र, ये सब आए हैं कहाँ से, ये सब आए हैं अथर्ववेद से, क्योंकि अथर्ववेद में पॉलिटी, इकॉनमी, सोसाइटी, कस्टम, ट्रेडिशन पे बहुत डिटेल में लिखा भी हुआ उसमें हुआ है,
ठीक है। उसके बाद उनकी एक्सप्लेनेशन, उनसे जो आगे कस्टम ट्रेडिशन निकले हैं और उपवेद की फॉर्म में वो इसमें आएंगे सारे। शिल्प वेद में, स्थापत्य वेद में बिल्डिंग्स के डिज़ाइन कैसे होने चाहिए, मंदिर कैसे बनने चाहिए, घर कैसे बनने चाहिए, ठीक है। आर्किटेक्चर जो पूरा अपना है वो इस उपवेद से, और वो उपवेद का इंस्पिरेशन कहाँ से है, अथर्ववेद से। इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब आता है कि पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमने जो है अभी तक पूरा वैदिक लिटरेचर पढ़ लिया, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैंने बताया था आपको पहले कि वैदिक पीरियड दो पार्ट से डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक 1500 BC टू 900 BC एंड लेटर वैदिक इज 900 BC टू 600 BC, राइट। अर्ली वैदिक एज में सिंगल वेद के बारे में बात करते हैं, ऋग्वेद के बारे में, और लेटर वैदिक में हम बात करते हैं साम, यजुर एंड अथर्ववेद के बारे में भी, ठीक है। तो दोनों को मिला के 1500 BC से लेके 600 BC, यानी ये 900 साल की जो हिस्ट्री इसको हम बोलते हैं वैदिक पीरियड। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, फिर इनको कंपेयर भी कर लेंगे कि अर्ली वैदिक में क्या था, जो लेटर वैदिक में क्या आया, ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड की जो पॉलिटी है, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उसमें जो गॉड्स हैं, रिलीजन जो है किस टाइप का था, नाउ वी विल डिस्कस दैट। सोसाइटी किस तरह से थी, कल्चर किस टाइप का था, वो डिस्कस करते हैं हम। तो आपको एक हल्का सा आइडिया मिल जाएगा इस जगह पे कि जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसमें जो एरिया था वो है अपना एरिया आजकल का अफ़गानिस्तान का कुछ पार्ट, साउथ अफ़गानिस्तान पर्टिकुलरली, देन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान का एरिया, सिंध प्रोविंस, ठीक है, और कुछ पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर भी है उसमें आएगा, कुछ पार्ट हिमाचल प्रदेश का भी आजकल का आएगा। इन सब को मिला के बनता था एरिया अपना अर्ली ऋग्वेद का। लगा लीजिए कि उस टाइम पे जो है कुभा रिवर, काबुल रिवर से लेके गंगा तक का एरिया, ये पूरा एरिया जो है इसको हम लेके चलते हैं अर्ली वैदिक रिवर। कुभा मीन काबुल रिवर जो आजकल अफगानिस्तान में है, और गंगा जी जो है वेस्टर्न यूपी का पार्ट बन जाएंगे। हालांकि इसके बीच के एरिया की इंपॉर्टेंस थी। गंगा जी इज मेंशन ओनली वंस इन ऋग्वेद, यमुना भी बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है। मेन जो इसमें आता है ऋग्वेद में एक सूक्त है, नदी सूक्त, 10वें मंडल में आता है, 10th मंडल में नदी सूक्त। सूक्त क्या है मैं पहले लेक्चर बता चुका हूँ आपको। तो उसमें मेंशन है अराउंड 21 रिवर्स। उन 21 रिवर्स में से मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंस दी गई है सरस्वती रिवर को दी गई है, जो रिवर अब डिसअपियर हो चुकी है। वो पहले ईस्ट टू वेस्ट में फ्लो करती थी, उसका माउथ जो था अरेबियन सी में था, आजकल के सिंध प्रोविंस में, गुजरात के बॉर्डर पे, पाकिस्तान में आजकल, ठीक है। तो हम पहले ये डिस्कस करते हैं एरिया, ये कौन सा एरिया था। अब ये बेसिकली था एरिया सप्त सैंधव वाला एरिया जो हमने बात की थी। सप्त सैंधव यानी इंडस रिवर और 2 रिवर्स और उसमें मिल जाती हैं। इंडस रिवर और 5 रिवर अपनी बनती हैं कौन सी, ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, 5 वो हो गई, छठी इंडस हो गई, और 7वीं होगी घग्गर सरस्वती रिवर जो बनती है अपनी, ठीक है। ये मेन एरिया है, यानी इनका जो बेसिन बेसिकली है वो मेन एरिया इनका ये था ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के हिसाब से, राइट। ऋग्वेद में हिमालय को मेंशन किया गया बट बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। मुंजावत नाम दिया गया उसे, हिमालय को मुंजावत। उन्हें सी का भी आइडिया था, सी को समुद्र कहा गया है, समुद्र से ही बाद में उर्दू का वर्ड समंदर आया है, ठीक है। आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा शायद, उर्दू ज़बान जो है उसमें पहले 50% से ज़्यादा संस्कृत थी। बाद में एक सोची समझी साजिश के तहत इसमें ज़्यादा अरेबिक और ज़्यादा इसमें फ़ारसी के वर्ड ठूस दिए गए थे वो, ताकि उसका जो कनेक्शन है हमारे लोकल एरिया से वो टूट जाए वो, ठीक है। इवन पाकिस्तान में क्योंकि पाकिस्तान का ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, पाकिस्तान में वो काफ़ी सटायर करते हैं अपनी कंट्री पे वो भी, तो उनके जो लोग जो उनके पोइट हैं वो बोलते भी हैं कि इससे अच्छा कि आप इसमें कि उर्दू, फ़ारसी और अरबिक के वर्ड ठूसो, आप हमारा पूरा सिस्टम चेंज कर दो, हमारी जो पूरी लैंग्वेज है वो अरबिक या पर्शियन ही कर दो। तो जब वो लोग कह रहे हैं फिर तुम्हें मानना पड़ेगा ना। तो जो बाकी उर्दू के जानकार हैं, जिनको पता है, उनको हिस्ट्री का आइडिया है कि पहले 50% से ज़्यादा ये संस्कृत थी, ठीक है। एनीवे ये जिक्र है इसलिए मैंने बता दी है आपको। हाँ जी,
अब सोसाइटी जो थी पहले एरिया जो है, जितने रिवर्स के नाम जो रिवर्स दी हुई हैं, इन रिवर्स डिफरेंट डिफरेंट नेम थे पहले। आजकल तो उसको हम बोलते हैं कि ये रिवर है, गंगा जी हैं, यमुना है और रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम वगैरह हैं। उस टाइम इनके नाम ऐसे नहीं थे, ठीक है। जो इनके नाम हैं जैसे रिवर इंडस, सिंधु नदी हो गई वो, ठीक है, सिंध नदी। उसके बाद में आती है हमारी झेलम रिवर। तो झेलम जो है उसका नाम था वितास्ता। चिनाब रिवर को मेंशन किया गया अस्किनी नाम से, अस्किनी। उसके बाद में आएगी चिनाब के बाद में रावी रिवर, और उसका नाम था पुरुषनी। पुरुषनी। रावी बाद आएगा ब्यास, बिपाशा, ठीक है, ये सबको याद रहता है ना। फिर आएगा सतलुज, शत्रुदी और शतुद्री। शत्रुदी था नाम इसका, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, शत्रुदी, राइट। एक अब क्योंकि मेनली पेस्टोरल एंड एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी थी, तो जब सोसाइटी पेस्टोरल होगी तो पेस्टोरलिज्म में क्या होता है कि आपके जो एनिमल्स हैं, राइट, वो आपका मेन एसेट है, ठीक है। तो एनिमल्स के लिए फाइट भी होती है, राइट, भी कोई उसको चोरी ना करे। फिर आपका एक एरिया डिसाइड हो जाता है कि हमारे एनिमल्स, हमारे लोग जो हैं यहाँ तक जाएंगे, आपके लोग का एरिया ये रहेगा, ठीक है। अब इस तरह से क्या है कि जो पॉलिटिकल हम इवेंट्स लेके चले, तो इन्हीं चीज़ों के बेस पे जो कुछ जो पॉलिटिकल इवेंट्स, यानी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है मान लो कभी, तो उसमें छोटे मोटे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन जो एक मेन जो बैटल मेंशन है, बड़ी बैटल जो मेंशन है अपने ऋग्वेद में, वो है बैटल ऑफ 10 राजन्स, ठीक है, बैटल ऑफ 10 किंग्स और 10 राजन। तो वो मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ अभी आपको, क्योंकि वो लिखा गया कि वो पुरुषनी रिवर के बैंक पे हुई थी। पुरुषनी मीन रावी रिवर के बैंक पे। पेपर में इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और बैटल्स कोई हुई नहीं है, लेकिन मेन जो बैटल है, छोटी मोटी स्कर्मिशेस चलते रहती थी, लेकिन जो मेन बैटल जो प्रॉपरली मेंशन है वो ये वाली है, बैटल ऑफ 10 राजन्स। इसमें डिफरेंट ट्राइब्स थी। तो एक ट्राइब थी भरत ट्राइब, भरत, जिस ट्राइब के नाम से भरत का नाम है इंडिया में, है ना, भारत नाम है हमारी कंट्री का, भरत ट्राइब के नाम से है बेसिकली। तो भरत ट्राइब में जो कहा जाता है, माइथोलॉजी में जो कहानियाँ हैं, कि पहले उनके जो राजगुरु थे वो विश्वामित्र जी थे, ऋषि विश्वामित्र थे। बाद में विश्वामित्र जी और राजा में कोई डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि राजा ने चाहते थे कि जो गुरु वशिष्ठ हैं वो उनके राजगुरु बने। तो उसको लेके फिर इन डिस्प्यूट हुआ, तो विश्वामित्र जी ने जो अराउंड 10 किंग्स, 10 डिफरेंट ट्राइब्स के किंग, जिनमें 5 ट्राइब जो थी वो ऋग्वैदिक यानी आर्यन ट्राइब्स थी, और 5 जो ट्राइब्स थी वो नॉन आर्यन ट्राइब्स थी, उनको मिला के फिर एक लड़ाई हुई उसमें। तो 10 राजा एक तरफ और भरत ट्राइब एक तरफ, ठीक है। तो उन ट्राइब्स में पुरुष भी थे, उन ट्राइब्स में यदुस भी थे, त्रिस्तुस भी थे उस ट्राइब के अंदर। तो काफ़ी ट्राइब थी, 5 ऋग्वैदिक यानी आर्यन ट्राइब और 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स थी, और एक साइड में भरत ट्राइब अकेली, ठीक है। तो भरत ट्राइब के जो किंग थे उनका नाम था सुदास। ठीक है, ये लिखा हुआ है सुदास। तो भरत ट्राइब जो थी वो जीत गई, सुदास जीत गए, और लड़ाई के बाद में जो पुरु ट्राइब है, पुरु ट्राइब और भरत ट्राइब, ये दोनों इकट्ठे हो गए और एक ट्राइब बनी कुरु, ठीक है। बाद में इसी कुरु ट्राइब से वर्ड आया कौरव। बाद में जो पांडु थे, पांडु के बेटों से नाम आया पांडव। तो फिर उनके बाद में आप सब पता ही आपको महाभारत के बारे में भी, ठीक है। लेटर ऑन एक ट्राइब और फेमस हो जाएगी इन्हीं के साथ में ही। अब ये कुरुओं का एरिया, कुरुक्षेत्र वाला एरिया, हरियाणा वाला एरिया हो जाएगा आजकल का, कुरु पुरुष का, भरत का एरिया, ठीक है। फिर पांचाल जो वेस्टर्न यूपी का एरिया है, जहाँ से पांचाली थी, जो पांडव्स की वाइफ पांचाली यानी द्रौपदी जहाँ से बिलोंग करते थे, राइट। तो वो भी नियर बाय एरिया होगा पांचाल का, वेस्टर्न यूपी के एरिया। हम बाद में करते हैं उस चीज़ को।
अब जो ये ट्राइब्स थी, इन ट्राइब्स के जो मेन एनिमीज जो ये मानते थे वो मानते दास और दस्युस को। ये एक ही चीज़ नहीं है, ठीक है। दास जो थे बेसिकली कैटल थीव्स थे, जो इनकी कैटल्स को चुरा लिया करते थे वो, ठीक है। तो वो थे दास, ये दासा नहीं है, दास बोलते हैं। दस्युस कौन थे? जो नॉन आर्यंस थे बेसिकली, जो आर्यन कल्चर को, वैदिक कल्चर को फॉलो नहीं करते थे, जिनका अपना अलग कल्चर था, अलग उनके जो सिस्टम से रिचुअल्स थे जो इनसे बिल्कुल डिफरेंट थे, ठीक है। तो दस्युस जो थे वो संस्कृत भी नहीं बोलते थे वो, ठीक है। एंड दे आर लुक डाउन अपॉन बेसिकली, नॉट हेटेड आई वुड से, चलो कह सकते हैं कि हाँ, कि उनको अच्छा नहीं मानते थे वो दस्युस को, ठीक है। तो दास अलग है, दस्यु अलग है वो, राइट। अब पॉलिटिकल हिरार्की, अब जो पॉलिटिक्स है ये क्या थी, इसमें पॉलिटिकल सिस्टम क्या था? ऑब्वियसली जो एक सबसे बड़ा राष्ट्र होगा उसका हेड तो एक किंग होगा ना अल्टीमेटली। लेकिन पूरा अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखें तो किस किस को इम्पोर्टेंस दी गई है, राष्ट्र बनता किस चीज़ से है, राइट। अगर हम राजा का है, राजा किन का है बेसिकली वो, तो एक पूरा हम नीचे से लेके ऊपर तक, लोअर मोस्ट से लेके अपर मोस्ट जो पूरी हिरार्की बनते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसी की इम्पोर्टेंस थी, ठीक है। अब जो सबसे पहले आता है वो आती है फैमिली, यानी कुल, कि आप किस कुल से बिलोंग, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जो कुल के जो एल्डर थे उनका नाम था कुलप। जो कुलप होते थे वो हो गए आपके कुल के हेड, यानी आपके घर के सबसे बड़े बुजुर्ग जो हो गए, वो जो आपकी फैमिली के हेड हैं वो हो गए कुलप। कई कुल को, कई फैमिलीज को मिला के गाँव बनेगा कि उस गांव में एक ही परिवार के जो लोग रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि आज भी कई जगह पे, मैं सब जगह नहीं बोल रहा हूँ, आज भी कई जगह पे एक ही गांव में शादी नहीं होती है। वो ये मानते हैं कि सब भाई बहन हैं सारी, क्योंकि एक ही कुल से बिलोंग करते हैं, तो उनमें जल्दी शादियाँ नहीं होती हैं। अब कई लोग रिजिड भी इस जगह पे हैं, एक गांव में शादी आजकल भी कई जगह पे नहीं होती है। कुछ जगह पे ये चीज़ चेंज हो गई है, लेकिन अभी चलता है भाई। कई जो फैमिलीज़ मिलके जो हैं, एक ही कुल की फैमिलीज़ मिलके बना रही हैं वो एक गांव, तो कई कुल से मिलके ही, फैमिली से मिलके बनेगा एक गांव, यानी ग्राम। तो जो ग्राम का हेड होगा वो ग्रामीणी ही होगा, ठीक है। अब कई ग्राम से मिलके वो बनेगा एक विश। विश मीन क्लैन, यानी कबीला, ठीक है। इसको आप ये समझ लो कि एक किस्म से इसे ना सरनेम, या हम कहते हैं कि आपका जिस क्या बोलते हैं गोत्र क्या है, ठीक है। एक होता है जाति। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ आपको। उसमें जैसे हम विश कह रहे हैं, क्लैन की बात कर रहे हैं, तो मान लो एक नाम है, सरनेम है रंधावा, एक है बराड़, एक है गिल, ठीक है। तो ये सब किस में आ गई है? वैदिक हिसाब से ये विश में आ गई, ठीक है। अब कई विश को मिला के, ठीक है, बनेगा जन। जन मीन एक ट्राइब, यानी ये सब जट सिख है अल्टीमेटली, ठीक है। जैसे हम कहते हैं हरियाणा के अंदर कि कोई अहलावत है, कोई गहलावत है, कोई मलिक है, कोई दहिया है, ये सब क्या हो गई? ये विश हो गई है, ठीक है। अब इसको कई विश को मिला के फिर क्या बन जाएगा? ये बिलोंग किससे करेंगे? ये एक ट्राइब से, वो हो गया जाट, कि ये जाट है, ठीक है। तो वो बन जाएगा अपना जन, तो एक मेन ट्राइब बन जाएगी। तो ऐसे ही कई ट्राइब्स को मिला के फिर बन जाएगा एक राष्ट्र, ठीक है। तो पहले फैमिली यानी कुल, कुल से मिलके बनेगा ग्राम, ग्राम से मिलके बनेगा विश, विश से मिलके बनेगा जन, जन से मिलके बनेगा राष्ट्र। और कई जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, इनको मिलाकर राष्ट्र बन रहा है, तो इन्हीं का एक बनेगा राजा, यानी राजन, ठीक है। तो वो इलेक्ट कैसे होगा वो अभी बताता हूं मैं आपको। इतना आपको क्लियर हो गया? आपको यहां तक कोई डाउट, कुछ पूछना हो? नो क्वेश्चन? चलिए, अब उसमें क्या ना, ये भी ध्यान रखना आप कि जो ट्राइब्स हैं, जो जन हैं, जन का अपना किंग भी होगा
और कई बार कुछ जन यानी ट्राइब्स मिलके वो एक कलेक्टिवली मिलके अपना एक ट्राइब बनाएंगे, सॉरी किंग बनाएंगे, अपना इलेक्ट करेंगे किंग को। याद रखिएगा कि अर्ली वैदिक सोसाइटी में किंग वॉज इलेक्टेड, ठीक है, ही वॉज नॉट सिलेक्टेड, यानी किंग का बेटा किंग नहीं बनेगा इन द अर्ली वैदिक सोसाइटी। यानी किंग को ट्राइब के लोग जो हैं वो मीटिंग करके हटा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जरूरी नहीं है कि किंग को आप हटा नहीं सकते हैं। अगर आपको लगता है किंग अच्छा काम नहीं कर रहा है, करप्ट हो गया है, ठीक है, वो मॉरल जो सिस्टम है उसे वो सही ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसके टाइम पे कुछ क्राइम्स इंक्रीज हो रहे हैं या अपनी ड्यूटी सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो लोग जो लोगों की जो असेंबलीज थी वो उसे हटा सकती हैं। अब हमारा मेन पॉइंट यही है, ठीक है। अच्छा हाँ, दूसरी चीज़ ये कि किंग जो है अगर वो इलेक्ट हो रहा है तो इलेक्ट पहली बात कौन कर रहा है, सेकंड उसे क्या मिल रहा है, कि अगर वो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है उसे क्या मिल रहा है। तो किंग को उसकी सर्विसेज के लिए, किंग मीन राजन, राजन को उसकी सर्विसेज के लिए गिफ्ट यानी बलि मिलती थी, ठीक है, बलि मीन गिफ्ट। शुरुआत में उसका नाम उसका मतलब था गिफ्ट, कि यू आर डूइंग सर्विस एज ए किंग तो वी विल गिव यू बलि यानी गिफ्ट, ठीक है। बाद में लेटर वैदिक एज में यही जो गिफ्ट्स हैं बाद में कर बन जाए, कर मीन टैक्स बन जाएगा बाद में ये, राइट, वो लेटर वैदिक एज में आएगा, ठीक है। अब ये इन सब की इतनी इम्पोर्टेंस थी जन की, विश की, ग्राम की, कि ये कई बार मेंशन हुए हैं, बहुत बार मेंशन किए हैं ऋग्वेद के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जो जन वर्ड है वो 275 टाइम, यानी ट्राइब की बहुत इंपॉर्टेंस थी, ये 275 टाइम मेंशन किया गया जन वर्ड को, 275 टाइम्स। विश को मेंशन 170 टाइम्स किया गया है, 170 टाइम्स, जो इनकी इंपॉर्टेंस को शो करता है, ठीक है। अब जो किंग है, जो ट्राइबल चीफ है, ही यूज्ड टू रूल विद द हेल्प ऑफ 4 असेंबलीज। 4 असेंबलीज थे उस टाइम पे सभा, समिति, विधत एंड गण। सभा, समिति, विधत एंड गण, इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब सभा क्या काम करती है, समिति क्या काम करती है, समिति में कौन लोग थे, सभा में कौन लोग थे, या फिर विधत में कौन थे, और गण क्या चीज़ थी, ये हम देखते हैं। सभा बेसिकली एक छोटी असेंबली थी, लिमिटेड लोग थे उसमें, ठीक है, तो उसमें मेनली मैच्योर, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, ठीक है, वो लोग थे जो एक्सपीरियंस थे, जिनको चीज़ों का एक्सपीरियंस था। वो बड़ी सिलेक्टिव असेंबली थी, वो काइंड ऑफ कोर्ट का काम भी करती थी, एक किस्म से जस्टिस देना है अगर आपने, तो एक काम वो हायर कोर्ट का काम भी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट तो किंग बन जाएगा अल्टीमेटली, वो एक किस्म से हायर कोर्ट वाला काम भी कर रही है, फैसले भी कर रही है वो, ठीक है, सलाह भी दे रही है किंग को वो कुछ मैटर्स पे, क्योंकि आम बंदा, हर एक बंदा जो है किंग को सलाह नहीं दे सकता है, तो उसके लिए कुछ खास एक्सपीरियंस्ड लोग आपको चाहिए। तो सभा का वो काम था, तो सभा का जो हेड था वो होगा सभापति, ठीक है। जो सभा के मेंबर्स होंगे बोलते हैं सभासद, कि वो सभा के मेंबर्स हैं। समिति में जो थे वो लोग कॉमन लोग थे, वो आम लोग, ठीक है। अब यही एक बार मेंशन ये भी किया गया है कि समिति ने किंग को चूज़ किया और किंग को हटाया भी सही, यानी समिति बहुत पावरफुल थी और ये बड़ी असेंबली थी। अगर आम लोग हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग उसमें आएंगे, तो वो मिलकर डिसाइड करेंगे किसको किंग बनाना है, किसको किंग नहीं बनाना है। तो समिति एक बड़ी पावरफुल चीज़ थी, लेकिन इसमें कॉमन लोग थे, इसमें ओनली एक्सपीरियंस्ड लोग नहीं थे। और कई बार समिति जो है लोअर कोर्ट का काम भी करती है, जस्टिस डिस्पेंस करने के लिए, न्याय देने के लिए, जस्टिस देने के लिए, राइट। विधत में अब ऐसा कोई मैटर आ गया जिसमें आपको सभी लोग चाहिए, एक्सपीरियंस्ड भी, ठीक है, वो जो मैच्योर लोग हैं वो भी, और साथ में जो यानी एल्डर भी चाहिए आपको, गांव के बड़े बुजुर्ग भी चाहिए आपको उस एरिया के, और साथ में आपको कॉमन लोग भी चाहिए, यानी सभा के मेंबर भी चाहिए आपको और आपको कॉमन लोग भी चाहिए। तो दोनों मिल के फैसला करेंगे, कोई ऐसा खास इंपॉर्टेंट है तो उसे हम बोलते हैं विधत। वो असेंबली थी विधत, ठीक है। और ये ओल्डेस्ट असेंबली थी, ध्यान रखिएगा, इट वॉज द ओल्डेस्ट असेंबली, क्योंकि पहले शुरुआत इससे ही तो हुई होगी कि कोई फैसले करने हैं, सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब सभी लोग हैं, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, किसी को एक्सपीरियंस है, किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, तो डिसाइड ये किया कि अभी अलग कर दो, अभी इनको कुछ जो मैटर्स हैं वे कॉमन लोगों के अंडरस्टैंडिंग से बाहर हैं, उनको अलग असेंबली बना दो उनकी,
कुछ मैटर जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये वाले जो, उनको कुछ लोग मिलकर डिसाइड करें जिसमें नंबर्स कम हो, लेकिन वो एक्सपीरियंस्ड अपने अपने फील्ड के वो, तो वो सभा बन गई होगी, कॉमन लोगों की समिति बन गई होगी। तो विदथ में दोनों टाइप के लोग थे। गण, अब लड़ाई झगड़े की बातें हैं, मान लो बैटल्स की बातें हैं, वॉर की बातें हैं, तो उसको संभालने के लिए आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए। यानी ये मिलिट्री असेंबली थी, इसमें वो मिलिट्री एक्सपर्ट जो वॉरफेयर एक्सपर्ट्स हैं, जो बैटल के एक्सपर्ट्स हैं, वो होंगे। तो कोई ऐसा मैटर आता है तो जो राजा है वो इनकी सलाह भी लेगा, गण की सलाह भी लेगा। ठीक है। अब जो ऋग्वेदिक सोसाइटी है, सोसाइटी किस टाइप से थी? अच्छा, एक चीज़ और है गई है कि जो किंग है, अगर वो जस्टिस कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहा है, तो उसको कुछ ऑफिशियल भी चाहिए थे संभालने के लिए। तो 3 फेमस ऑफिशियल्स थे, जैसे थे पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी। ग्रामीणी मीन ग्राम का हेड, ठीक है। सेनानी मीन जो सेना का हेड होगा, यानी आर्मी का हेड होगा। हालांकि उस टाइम पे कोई ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं थी, टाइम पड़ने पे आर्मी बनती थी वो, तो जो आर्मी का हेड होगा वो होगा सेनानी। पुरोहित मीन जो धार्मिक मामलों का, क्योंकि उस टाइम पे रिचुअल्स का या धर्म का बहुत ज़्यादा उसमें एक दखल था पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। तो फिर आपको पुरोहित की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, जो भी धार्मिक मामले उसमें है। राजकाट पार्ट में भी धार्मिक चीज़ें जो होती हैं कि इसमें किसी धर्म का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, किसी को वायलेशन तो नहीं हो रही किसी चीज़ की, तो उनकी सलाह भी ली जाएगी कि क्या पनिशमेंट दी जाए, धर्म क्या कहता है इस चीज़ के बारे में, राइट। रिचुअल्स क्या कहते हैं, किस रिचुअल का वायलेशन किया गया है, तो उसमें पुरोहित की सलाह भी होगी। तो पुरोहित, ग्रामीणी मीन ग्राम, जिस ग्राम में कोई इंसिडेंट मान लो ये वाली हुई है, तो ग्राम के हेड यानी सरपंच टाइप लगा लीजिए उसको आप, तो ग्रामीणी को बुलाया जाएगा, उनकी सलाह ली जाएगी। तो ग्रामीणी, सेनानी एंड पुरोहित, ये 3 मेन ऑफिशियल्स थे जिनकी हेल्प ली जाती थी। अच्छा, इसी और ध्यान रखिएगा, सोसाइटी इगैलिटेरियन थी ये, यानी सबको इक्वल राइट्स थे, मेन हो चाहे वीमेन हो, दे एन्जॉयड इक्वल राइट्स। वीमेन जो थी समितिज की एक्टिव मेंबर्स थी, वो उसमें पार्टिसिपेट करती थी मीटिंग्स में, समिति की मीटिंग्स में पर्टिकुलरली, ठीक है। अब सोशल लाइफ का था 4-फोल्ड वर्ण सिस्टम है ये, प्रॉपर जो आज का जाति सिस्टम ऐसा नहीं है, वर्ण सिस्टम है। कास्ट जो थी वो एक्चुअली कास्ट वर्ड जो है कास्टा, पोर्टुगीज वर्ड से वर्ड है हमारे यहाँ पे, तो एक्चुअली वो हमने हमेशा वर्ड यूज़ किया वर्ण। जाति वर्ड जो मेंशन बहुत बाद में होना शुरू हुआ है, ठीक है। तो वर्ण सिस्टम जो था वो आपके बर्थ पे बेस नहीं है, ठीक है, ये प्रोफेशन पे बेस्ड है, राइट। तो प्रोफेशन के ऊपर अब एक ही घर में 4 वर्ण के लोग भी रह सकते हैं। कैसे? अब वो नाम से जैसे ब्राह्मण अगर हम बोलते हैं, तो ब्राह्मण मीन जो पूजा पाठ का काम करता है, जो पढ़ाई लिखाई वाला काम करता है, जो टीचिंग की जॉब करता है, वो ब्राह्मण है, ठीक है। अब ब्राह्मण का जो बेटा है, मान लो अगर वो उसने खेत संभाल लिए, खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी मान लीजिए, तो उसका वर्ण बदल जाएगा। अगर ब्राह्मण के बेटे ने व्यापार करना शुरू कर दिया तो वैश्य बन जाएगा वो। अगर किसी वैश्य के घर में मान लो बेटा पैदा जो हुआ, उसने पढ़ाई लिखाई की, वो टीचर बन गया, तो फिर वो ब्राह्मण हो गया वो, ठीक है। तो इसमें हेरिडिटरी नहीं है कि जिस घर में आप पैदा हुए, जिस कुल पैदा के हुए हैं, तो आप वैसे ही रहेंगे। जैसे आजकल होता है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो गया, वैश्य बेटा वैश्य माना जाएगा, ऐसा नहीं था। तो ये जो कास्ट थी, सॉरी जो वर्ण था, ये हेरिडिटरी नहीं था। ये एक 9th मंडल जो ऋग्वेद का, उसमें एक सूत्र भी आता है, उसमें एक मंत्र है, इसका मतलब है आई एम ए सिंगर, माई फादर इज़ ए फिजिशियन एंड माई मदर इज़ ए ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। तो 3 डिफरेंट प्रोफेशन के लोग इसमें आ गए हैं, ठीक है। हाँ जी। फिर सोसाइटी इगैलिटेरियन है, विमेन पार्टिसिपेटेड इन ऑल पॉलिटिकल अफेयर्स इन द असेंबलीज, ठीक है। अब वो शास्त्रार्थ में पार्टिसिपेट भी करती थी वो, ठीक है, डिबेट्स में पार्टिसिपेट भी करती थी वो। सती सिस्टम नहीं था, विडो री मैरिजेस थी जो, ठीक है, चाइल्ड मैरिजेस की इंस्टांसेस नहीं है इस टाइम पे। बाद में पता नहीं कब डिस्टोर्ट हुआ कि हमारे यहाँ कुछ जगह पे सती का होना शुरू हुआ। बाद में डिस्टोर्ट ये हुआ कि विडोज़ की रीमैरिज नहीं की गई, उनके बड़े बुरे हाल थे बीच में। ये तो भला हो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, जिन्होंने बाद में पूरा जोर लगा के गोरों से एफर्ट करके गोरों के साथ फिर वो बिल लेके आए
तो फिर पहली विडो री मैरिज हुई बाद में, कमाल की चीज़ थी वो भी। कहते हैं कि एक विडो री मैरिज देखने के लिए कोलकाता में 5 लाख लोग आए थे कि विधवा की शादी कैसे हो सकती है। कैन यू बिलीव दिस? ठीक है, ये डिस्टोर्शन कब कैसे ही कोई नहीं जानता इस चीज़ को। हालांकि विडोज़ का बुरा हाल कभी इतना रहा नहीं था पहले ही। ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। भगवान राम की तीन माताएं थी, दशरथ जी की 3 जो रानियाँ थी, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा, तो वो तीनों तो राजमहल में रह रही हैं, उनसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, इवन जो पांडवों की माता हैं वो विधवा हो गई थी, माता कुंती, तो वो भी महल में साथ में रहते ही हैं, उनको भी इक्वल राइट्स थे, तो कोई डिस्टोर्शन नहीं है। बाद में किसने डिसाइड किया कि विधवा की छाया नहीं पड़ सकती है, विधवा के द्वारा शादी नहीं हो सकती है, वो नमक नहीं खाएगी, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनेगी, अपने बाल कटवा लेगी, ठीक है, किसी सेरेमनी में नहीं जा सकती है। ये बहुत डिस्टोर्ट हो गया चीज़ें बाद में। ठीक है, तो बाद में विधवा के पास चारा क्या था, ऑप्शन क्या था? या तो आप सती हो जाओ, या फिर आपकी शादी जो है किसी लोअर वर्ण से हो जाए, किसी और वर्ण के पर्सन से, या फिर आप प्रोस्टिट्यूशन में चले जाओ। फिर आप तो उसकी लाइफ जब हेल हो जाएगी, जब उससे कोई बात ही नहीं करेगा, उसके साथ कोई बातचीत नहीं करेगा, उसको कोई बुलाएगा नहीं अपने फंक्शंस के अंदर भी, ना मरने पे, ना जीने पे, ना शादी पे, ब्याह पे। ठीक है, घर के अलग साइड में कोने में रहेंगे आप, राइट, उसमें आप नमक तक नहीं खा सकते हैं, कपड़े जो हैं आपके वाइट रहेंगे, हेड हेयर्स, जब आपके हेयर्स जो हैं वो आप कटवा देंगे, तो क्या ज़िंदगी रह जाएगी आपकी? फिर वो इससे अच्छा बंदा फिर बोलता है इससे अच्छा मर जाओ, या फिर आप कहीं और निकल जाओ। ठीक है, तो ये डिस्टोर्शन बाद में हुई है, सती सिस्टम बाद में आया है। ठीक है, सोसाइटी इक्वलिटेरियन थी उस ज़माने में, ऋग वैदिक टाइम में, ना सती सिस्टम था, ना चाइल्ड मैरिज के कोई इंस्टांसेस हैं। ठीक है, अब आज इतना ही, बाकी फिर हम जो थर्ड पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है, हम कल करते हैं उसको। तो कोई क्वेश्चन हो आप हमें बता सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, तो हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच जी, जय हिंद।